हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ द डे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम मॉडल पेपर का 4th नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। क्लास 10 से बिलोंग कर रहा है, जो कि नए सिलेबस पर आधारित है। और जैसा कि जनरल इंस्ट्रक्शन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं और हर मॉडल पेपर में एक बार ज़रूर पढ़ते हैं, जिससे कि हमारे माइंड में सेट हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो क्वेश्चन पेपर होना है वो ओवरऑल 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स का होगा, जिसमें हमको 70 मार्क्स लेने हैं। और ये 70 मार्क्स 2 भागों में डिवाइड होगा। तो इसको पूरा एक एक करके पढ़ लेते हैं। पहले 15 मिनट हमें क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलेगा। इसके बाद और उसमें लिखा होगा सभी क्वेश्चन कंपलसरी हैं, सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। आगे है, एक मिनट। सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं। फिर है ये सारा जो क्वेश्चन पेपर है पार्ट ए और पार्ट बी में डिवाइड होगा। पार्ट ए में एमसीक्यू टाइप का होगा, जिसका आंसर आपको एमआर शीट में देना होगा। और जो पार्ट बी है उसके लिए आपको एक जो आंसर कॉपी मिलेगी उसमें आपको इसका आंसर देना होगा। सेक्शन बी पार्ट डिस्क्रिप्टिव होगा, उसको डिस्क्राइब करना होगा। और लास्ट में ऑप्शन दिया रहेगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी का जो नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो उस क्वेश्चन के सामने दिया रहेगा। तो रोज़ाना की तरह हम लोग पहले क्वेश्चन नंबर ए नहीं हल करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 होगा वो अनसीन पैसेज होगा, जिसमें हमको उस अनसीन पैसेज को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 का आंसर देना है। रोज़ की भांति हम इस क्वेश्चन को लास्ट में करते हैं। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर सामने शो हो रहा है डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 to 8, हर क्वेश्चन यहाँ पर 1 मार्क्स का होना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, ये चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। इसमें पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको समझना है। लिखा हुआ है आई विल कम होम व्हेन आई ये फिनिश्ड, विल हैव फिनिश्ड। कौन सा ऑप्शन इसमें भरा जाएगा डियर स्टूडेंट्स, बताइए। देखिए, जब पहला सेंटेंस हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर में हो तो दूसरा वाला हमारा प्रेजेंट डेफिनिट में बनाया जाता है। तो आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगनी है, तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा फिनिश। ये आई विल कम होम व्हेन आई फिनिश वर्क, अपना काम पूरा कर लूँगा तो मैं घर आ जाऊँगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 5 क्वेश्चन कहता है इफ़ यू कैन नॉट रीड एंड राइट यू आर। अगर आप लिख पढ़ नहीं सकते हैं तो आप क्या हैं? इलिटरेट हैं, लिटरेट हैं, लर्नेड हैं, नन ऑफ दीज हैं। इलिटरेट मीन्स अशिक्षित हैं, लिटरेट मीन्स शिक्षित हैं, लर्नेड मीन्स पढ़े लिखे हैं, नन ऑफ दीज। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होना है? तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा ये इलिटरेट, अशिक्षित। इफ़ यू आर नॉट एबल टू रीड एंड राइट यू आर इलिटरेट। अगर आप पढ़ लिख नहीं सकते हैं तो आप इलिटरेट हैं, आप अशिक्षित हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, इसको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। इसमें आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना होगा। ट्राई करिए, इसको लिखा हुआ है सामने आपके, ध्यान से समझना है। रीड, रोड, ऑफ, ओबे, योर रिजल्ट, इस तरह से लिखा हुआ है। तो आपको पहले मिलाना है कि करके सेंटेंस। जैसे पहला वाला देखिए, ए नंबर कहता है द रूल्स ऑफ द रोड मस्ट बी ओबे, नहीं। बी नंबर देखते हैं, बी नंबर है वी ओबे द मस्ट रूल्स ऑफ रोड, नहीं हो सकता है। सी वाला देखते हैं, वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हो सकता है। डी नंबर देखते हैं, वी मस्ट ओबे द रोड ऑफ द रूल्स, नहीं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही बैठता है। वी मस्ट ओबे द रूल्स ऑफ द रोड, हमें सड़क के नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 7 को ध्यान से पढ़िए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली स्पेल्ड, इनमें से कौन सा करेक्टली स्पेल्ड है? आपके सामने ये जो हमने इसको स्क्वायर के अंदर रखा हुआ है, आयत के अंदर रखा हुआ, बताइए इसको। नॉलेज, सर्वेंट, नॉन ऑफ दीज, कौन सा सही है? सर पहले नॉलेज चेक करते हैं। KNOWLEDGE, ध्यान से देखिए, नॉलेज की स्पेलिंग सही लिखा है क्या? KNOW होता है, KNOW होता है, यहाँ पर KNAW लिखा हुआ है, तो ये गलत हो गया। उसी प्रकार से दूसरा देखिए, KNOWLEDGE, ये सही लग रहा है।
सर्वेंट देखते हैं, SERVENT होता है, यहाँ पर ए होना चाहिए, ये गलत हो गया। नॉन ऑफ दिस तो कोई बात ही नहीं बनता है। तो यहाँ पर ओवल और हम कह सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होना है, ये नॉलेज, KNOWLEDG, नॉलेज सही होना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है व्हाट इज़ द टाइम डैश डैश योर वॉच। व्हाट इज़ द टाइम, बाई होता है डियर स्टूडेंट्स, ऑलवेज रिमेंबर इट, बाई का प्रयोग करते हैं। व्हाट इज़ द टाइम बाई योर वॉच होता है, इन योर वॉच, विथ योर वॉच, इनटू योर वॉच नहीं होता है, ये नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो कौन सा सही ऑप्शन हो जाएगा, बाई योर वॉच हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो आपका प्रोस का एक पैसेज दिया रहेगा, इस पैसेज को सावधानी से पढ़िए। पहले पढ़ते हैं, रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग ऑप्शंस क्वेश्चंस। चलिए इसको एक लाइन टू लाइन पढ़ लेते हैं। ये पहले इसको पढ़ते हैं, ऐसे नहीं करते, पहले यहाँ से 2 लाइन पढ़ लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, एनी वन कुड रिमेंबर ऑन एंड leave big spaces between the word, but the trick was to come up with convincing arguments to prove the necessity of talking. आगे है, I thought and suddenly I had an idea. I wrote the 3 pages Mr. Casing had assigned me and was satisfied. I argued that talking is a student's trait and that I would do my best to keep it under control, but that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did, if not more, and that there is not much you can do about inherited traits. तो इसका मतलब ये हुआ, ये कौन से लेसन से लिया गया होगा, इसको भी आप लोग खोजिएगा। कहानी कुछ कुछ याद आ रही होगी ना। वेरी गुड, मिस्टर केसिंग की बात हो रही है ना, एनी, हाँ एनी की बात हो रही है। सही में पकड़ रहे हैं आप लोग। चलिए पढ़ते हैं इसको। एनी वन कुड रेम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गूमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। मतलब एक जब के जो ये लड़की जो है कि ये जो लड़की थी जिसका नाम था एनी, ये बहुत बात करती थी, अब क्लास में बहुत बात करती थी। तो मिस्टर केसिंग इसके हिंदी के टीचर थे, ये लोगों को बात करने के लिए मना करते थे। तो जब नहीं मानी तो इसको टॉकिंग एक ऐसे लिखने के लिए देते हैं। टॉकेटिव गर्ल एक बहुत बातूनी लड़की थी, इसलिए इसको एक्स्ट्रा असाइनमेंट के लिए एक ऐसे लिखने को देते हैं। तो इस पर वो ऐसे लिखती है, बट उसमें कोई खास लय, कोई खास तर्क नहीं था, जो उसको मन किया उसने लिख दिया था। वो लिखती आई थॉट, मैं सोचती हूँ वो सोचती हूँ, सडनली आई हैड एन आइडिया, अचानक मेरे मन में एक आइडिया आता है। आई रोट 3 पेजेस, मैंने 3 पेज लिख डाला। किस पर, बात करना ज़रूरी है, क्यों, इस पर। मिस्टर केसिंग हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड, जो मिस्टर केसिंग थे जिन्होंने मुझे असाइन दिया था, एक्स्ट्रा होमवर्क दिया था, वो उस चीज़ को पढ़ करके संतुष्ट होते हैं, क्योंकि मैंने उसमें लिखा था आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। मैंने उसमें लिखा था कि बातचीत करना तो विद्यार्थियों की हैबिट है, स्टूडेंट्स ट्रेट है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इन अंडर कंट्रोल, लेकिन फिर भी मैं इसमें कंट्रोल रखने की कोशिश करूँगी, बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्स एज मच, क्योंकि मेरी मदर बहुत ज़्यादा बातचीत करती हैं, इसलिए मेरी हैबिट पड़ गई है। ये हमें इनहेरिटेड के रूप में मिला हुआ है, अर्थात हमें एक प्रकार से जीन में हमारे बात करना है, इसलिए हम कैसे इसको चेंज कर सकते हैं, ये तो हमारी आदत सी बन गई है, फिर भी हम इस पर कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। तो हम लोग इसको देखते हैं, 2 क्वेश्चन इससे रिलेटेड हैं, आपको समझना है। पहला है मिस्टर केसिंग हैड असाइंड टू एनी द टास्क ऑफ, किस चीज़ का टास्क दिया था, मिस्टर केसिंग ने एनी को किस चीज़ का टास्क दिया था, कौन सा काम करने के लिए दिया था, बताइए क्या करने के लिए दिया था।
ड्राइंग सीन करने के लिए था, कलेक्टिंग स्टैम्प्स करने के लिए था, पेंटिंग ग्लास करने के लिए था, या फिर राइटिंग एन एसे? विच वन इज करेक्ट डियर स्टूडेंट्स? ऑफ कोर्स क्या सही होगा? राइटिंग एन एसे वाला सही होगा। ऑफ कोर्स क्या सही होगा? ये राइटिंग एन एसे, एसे लिखने के लिए दिया था ना उन्होंने। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। एनीज आर्ग्यूमेंट अबाउट टॉकिंग वॉज दैट। एनी का टॉकिंग के बारे में क्या आर्ग्यूमेंट था? बताइए क्या आर्ग्यूमेंट था? पहला है टॉकिंग इज़ अ फंडामेंटल राइट, या फिर टॉकिंग इज़ स्टूडेंट्स ट्रेट, या फिर टॉकिंग इज़ अ बर्थ राइट, या टॉकिंग इज़ अ ड्यूटी। विच वन इज़ करेक्ट? अभी हम लोगों ने पढ़ा है। ओके, विच वन इज़ करेक्ट? ये टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट, ये लिखा हुआ है, टॉकिंग इज़ अ स्टूडेंट्स ट्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी प्रकार से। तो ये रिलेट हो गया हमारा 9 और 10 उस पैसेज से, प्रोस के पैसेज से। 11 और 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 to 13 देखिएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला है विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन। मंडेला कौन सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? बताइए, आपके कमेंट आने चाहिए। मंडेला कौन सी पार्टी को ज्वाइन करते हैं? यह आपके सामने लिखा हुआ है, आपको बताना है इसमें से। ये 4 ऑप्शन आर देयर। इंडियन नेशनल कांग्रेस, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, नेशनल अफ्रीका पार्टी, या ही डिड नॉट ज्वाइन एनी पार्टी। बताइए डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए हमने 3 सेकेंड्स दिए हैं। यस, वेरी गुड। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बी आंसर इज राइट, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है 13 नंबर का क्वेश्चन है अपना। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है, ध्यान से समझना है इसको। 13 नंबर का क्वेश्चन कहता है हाउ, ध्यान समझिएगा, कहता है कि हाउ ओल्ड वाज सिद्धार्था व्हेन ही रेनाउंस द प्रिंसली लाइफ। जब उन्होंने प्रिंसली लाइफ छोड़ा था तो कितने साल के थे? यस, वेरी गुड, ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 14 एंड 15। रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है, इस पैसेज को पढ़ना है, और इसके द्वारा जो क्वेश्चन दिए गए हैं 14 एंड 15 उसका आंसर देना है आपको। तो पहले इस पैसेज को ध्यान से पढ़ते हैं, इस स्टेंजा को ध्यान से पढ़ते हैं। स्टेंजा है हैव गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई रीड। पहले तो आप लोग बताइए कौन से पोएम किसे लिया गया है, उस पोएम का नाम क्या है, और उसके पोएट कौन है? जल्दी बताइए। एग्जैक्टली, कुछ लोगों ने सोच लिया होगा, कुछ लोग टाइप कर रहे होंगे, बट मैं बता देता हूँ। फायर एंड आइस से इसको लिया गया है। वेरी गुड, फायर एंड आइस से लिया गया है। चलिए अच्छा बताइए इसके पोएट कौन है? कौन है इसके पोएट? कम ऑन। यस, इसके पोएट हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट। चलिए अब क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन पूछ रहा है हु कंपोज द एबो लाइन। चलिए देखिए, क्वेश्चन जो मैंने पूछा था वही क्वेश्चन दे भी दिया इसमें। तो आप लोग बताएंगे हु कंपोज द एबो लाइन, ये उपयुक्त लाइन को किसके द्वारा कंपोज की गई है? हु कंपोज द एबो लाइन? हाँ, एड्रीनी रिच, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबिन क्लेन, या वॉल्ट वाइटमैन। वेरी गुड, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। कौन सी पोएम? फायर एंड आइस। वेरी गुड, फायर एंड आइस। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देंगे। क्वेश्चन नंबर 15 इज आल्सो रिलेटेड टू दिस स्टेंजा। बताइए क्वेश्चन नंबर 15, द पोएट वॉज इन अ। पोएट किस तरह थे, किस स्थिति में थे, किस मूड में थे? प्रेजेंट मूड में थे, प्लेफुल मूड में थे, रफ मूड में थे, या फिर सैड मूड में थे? वेरी गुड, सैड मूड में थे। बहुत से लोग तो तुरंत रिप्लाई कर देते होंगे, बहुत से लोग सोचने लगते होंगे, बहुत से लोग लगता होगा क्या पढ़ा रहे हैं। समझना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छे मार्क्स पाने हैं तो बी केयरफुल एंड टेक माई क्लासेस रेगुलरली 7 to 8 o'clock। आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 16 to 20 की बात कर लेते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं 16 नंबर का। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मिसेस पैम्फ्री मिसेस पैम्फ्री क्या थी? पुअर लेडी थी, सेल्फिश लेडी थी, रिच लेडी थी, जेंटल लेडी थी। चलिए बहुत विलम्ब नहीं करते हैं। शी वॉज अ रिच लेडी ना, वो बहुत अमीर घराने से थी, बहुत पैसा उसके पास थी, बड़ी सी गाड़ी से वो आती है ना ट्रिकी को लेने के लिए, बहुत ढेर सारा खाना भी खिलाती है, डॉक्टर साहब भी बहुत मौज कर रहे थे जब तक ट्रिकी उनके साथ था। डॉक्टर हैरियट नाम था ना डॉक्टर साहब का। चलिए अच्छा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 17 को देखिए, स्पेस इनकरेज्ड एब्रॉयड इन हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग। बताइए कौन उनकी डॉक्टर एब्रॉयड, जो रिचर्ड एब्रॉयड थे, साइंटिस्ट थे, उनकी कौन बचपन से उनकी कौन हेल्प करता था? डेफिनेटली हिज मदर, उनकी माँ उनकी हेल्प करती थी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। रामलाल की कितनी पुत्रियाँ थी? 3 daughters and 4 sons या 3 sons and 4 daughters, 2 sons and 5 daughters, 5 sons and 2 daughters। बताइए कौन सा करेक्ट है? आपने पढ़ा होगा ना, भोली वाला लेसन आपने पढ़ा होगा, तो आपने पाया होगा कि 3 sons and 4 daughters थे, 3 पुत्र जो कि शहर में पढ़ने चले गए थे और 4 पुत्रियां घर पे ही रहती थी, जिसमें सबसे छोटी पुत्री क्या नाम था उसका? भोली नाम था। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन आपको बताना है, टाइप करके कमेंट करना है मुझको, भोली का असली नाम क्या था? बताइए भोली का असली नाम क्या था? और बताएंगे भोली के पिताजी का क्या नाम था? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन बताइए, एक और नाम बताएंगे? ठीक है, वेरी गुड। भोली की जिस व्यक्ति के साथ जो लंगड़ा था, बूढ़ा था, शादी हो रही थी, उसका नाम क्या था? ये 3 आंसर आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। अगर ये 3 क्वेश्चन आप लोग कमेंट करके बता देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको ये जो भोली वाला लेसन है आपको आ जाएगा, आपको आता है। तो बाय द वे अभी इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 3 sons and 4 daughters। क्वेश्चन नंबर 19 और 20 की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, रिचर्ड एब्रॉयड वाज एन। रिचर्ड एब्रॉयड क्या थे? एक्टर थे, सिंगर थे, इंजीनियर थे या फिर साइंटिस्ट थे? तो द साइंटिस्ट इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं मेरी तो डेफिनेटली आप इसमें से कम 18, 19 या बहुत से बच्चे 20 out of 20 कर लिए होंगे। ठीक है ना, अब एक अनसीन पैसेज बाकी है, उसमें असली परीक्षा होनी है आपकी, इसलिए उस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 1, 2 and 3 में लास्ट में करवाता हूँ पर डे, जिससे जो अंत तक टिकेगा वही अच्छे स्कोर पाएगा। जो बीच में ही वीडियो छोड़कर चला जाएगा वो फिर पूरे नंबर नहीं पा सकता है, ना तो उसकी अच्छी तैयारी होगी। इसलिए मैं कहता हूँ डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देखिए। 20 या 25 मिनट्स का ही, एटलीस्ट 30 मिनट्स का ही वीडियो होता है और इस आधे घंटे आपको पर डे प्रिपरेशन करनी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग करेंगे, मुझे स्कोर ज़रूर बताएंगे। एवरी डे मुझे स्कोर बताना है कि आज मेरा इतना स्कोर हुआ। आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं अगर, तो निश्चित रूप से आपके रोज़ इम्प्रूवमेंट आपको मालूम चलेगा और रोज़ आप गिनिएगा। आज आपने 15 क्वेश्चन किए होंगे सही, तो कल आपके 16, 17, 18 क्वेश्चन सही होंगे। और अगर आप 10, 15, 10, 12 वीडियो मेरे देख लेते हैं तो मुझे मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि आपके 20 में से 20 नंबर लाने से कोई रोक नहीं सकता है MCQ टाइप में। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव की बात करेंगे हम लोग आगे। तो बाय द वे क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड। वो जो लड़का था, थीव्स स्टोरी है ना, जो चोर था, हरी सिंह और अनिल, तो जो इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड, जो लड़का था उसका नाम हरी सिंह था और जो एक राइटर थे ना, सीनियर थे, उनका नाम अनिल था। तो हरी सिंह किस काम के लिए ट्रेंड था? बताइए। टाइपिंग में, थिफ्ट में, हाउस होल्ड वर्क में, कुकिंग में, किस काम में वो ट्रेंड था? चोरी करने में वो ट्रेंड था। कैसे? शहर छोड़ देता था बार बार ना, वो शहर छोड़ दिया करता था। क्लियर है ना? शहर छोड़ दिया करता था बार बार। वो किस चीज़ के लिए? चोरी करता था, बदमाशी करता था, सामान को चुरा करके भाग आता था और नाम बदल करके दूसरे शहर में फिर रहने लगता था और फिर किसी को चीटिंग करके फिर वहाँ से भाग जाता था। तो इन विच प्रोफेशन द बॉय वाज ट्रेंड।
थेफ्ट, चोरी में वो तेज था। ठीक है ना। चलिए अच्छा, हम लोग अनसीन पैसेज की बात कर लेते हैं फटाफट। ये अनसीन पैसेज इज देयर ऑन योर स्क्रीन। यस, अनसीन पैसेज की हम लोग बात कर लेते हैं। चलिए, अनसीन पैसेज आपकी स्क्रीन पर सामने आ गया है। चलिए हम लोग अनसीन पैसेज की बात कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। अनसीन पैसेज है यहाँ पर। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको इस अनसीन पैसेज को केयरफुली रीड करना है और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं 1 2 3, इसका आंसर आपको इसी पैसेज से खोज करके करना है, ट्राई करना है। तो पढ़ते हैं। मीनवाइल माई फ्रेंड हैड नॉट सीज्ड टू वरी अबाउट मी। स्पीच, मेरे दोस्त ने मेरे बारे में चिंता करना बंद नहीं किया। मतलब इस बीच मेरे दोस्त ने मेरे बारे में चिंता करना बंद नहीं किया। कौन कह रहा है बाद में बताऊंगा। ठीक, इसी बीच मेरे दोस्त ने मेरे बारे में चिंता करना बंद नहीं किया। और हिज लव फॉर मी लेड हिम टू थिंक दैट, उसका मेरे प्रति प्रेम इस दर तक ले गया कि, इस हद तक ले गया कि इफ़ आई परसिस्टेड इन माई ऑब्जेक्शन, कि यदि मैं अपने मौजूदा आपत्ति में कायम रहता तो आई शुड नॉट ओनली, किस चीज़ में, टू ईट मील, अर्थात ईट मीट, मीट खाने के मौजूदा आपत्ति पर अगर मैं स्थिर रहता तो आई शुड नॉट ओनली डेवलप अ वीक कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं न केवल कमज़ोर संविधान का निर्माण कर पाता, बट शुड नेवर फील एट होम इन इंग्लैंड इन इंग्लिश सोसाइटी, मैं अंग्रेजी सोसाइटी में घर जैसा महसूस भी ना कर पाता। कौन कह रहे हैं, मैंने कहा ना बाद में बताऊंगा। आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। ही देयरफॉर मेड वन लास्ट एफर्ट टू रिफॉर्म मी, हालांकि उसने मुझे सुधारने का एक अंतिम प्रयास किया। ही वन डे इन्वाइटेड मी टू गो टू द थिएटर, उसने मुझे एक दिन थिएटर में जाने के लिए इनवाइट किया। बिफोर द प्ले वी वेयर टू डाइन टुगेदर एट हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट, और उस प्ले के शुरू होने से पहले हम लोग हॉलबॉर्न रेस्टोरेंट में जाते हैं। इट वॉज अ वेरी बिग कंपनी ऑफ डिनर्स इन द मिडस्ट ऑफ विच माई फ्रेंड एंड आई सैट शेयरिंग अ टेबल बिटवीन अस, और यह वास्तव में भोजन कराने वाली एक बहुत बड़ी कंपनी थी जिसके बीच में मैं और मेरा दोस्त एक दूसरे से टेबल साझा कर रहे थे, शेयर कर रहे थे। द फर्स्ट कोर्स वाज सूप, और सर्वप्रथम साधारण सा सूप हमारे पास आता है, अर्थात सूप डिमांड किया जाता है। आई वंडर्ड व्हाट इट माइट बी मेड ऑफ, मुझे नहीं मालूम था, इस बात को लेकर मैं बहुत वंडर था कि ये किस चीज़ का बना हुआ है। बट डेयर्ड नॉट आस्क द फ्रेंड अबाउट इट, लेकिन मैं अपने फ्रेंड से इस बारे में पूछने का साहस नहीं कर पा रहा था। आई देयरफॉर समन्ड द वेटर, लेकिन मैंने वेटर को बुलाया। माई फ्रेंड सा द मूवमेंट, मेरे फ्रेंड ने उस मूवमेंट को देखा, उस हलचल को देखा। एंड एक्सटर्नली, एक वर्ड आ रहा है, ध्यान से समझते रहना, ये लिखा हुआ है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मीन्स क्या होता है, कड़ाई से, स्ट्रिक्टली, और एक्सटर्नली मीन्स स्ट्रिक्टली आस्क्ड, पूछता है, अक्रॉस द टेबल, टेबल की तरफ आकर के, व्हाट द मैटर वाज, कि क्या बात है। अर्थात जो मेरा फ्रेंड था, जो मुझे बुलाया था रेस्टोरेंट भोजन करने के लिए, मेरे फ्रेंड ने हलचल देखी और टेबल के उस पार आकर के बहुत ही स्ट्रिक्टली एक्सटर्नली पूछता है, व्हाट द मैटर वाज, कि क्या बात है, क्या मामला हो गया। विथ कंसिडरेबल हेजिटेशन, कंसिडरेबल मीन्स क्या होता है, कंसिडरेबल मीन्स क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। कंसिडरेबल इन हेजिटेशन में संकोच, थोड़ा सा महत्वपूर्ण और संकोच करते हुए, आई टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू इंक्वायर, मैं इंक्वायरी करना चाहता था, इफ़ द सूप वाज अ वेजिटेबल सूप, कि क्या यह सूप वेजिटेबल सूप है या नहीं। मतलब अपने फ्रेंड को बताता है वो आदमी, बताते हैं वो आदमी कि मैंने उस वेटर को क्यों बुलाया था। मैं वेटर को इसलिए बुलाया था क्योंकि मैं उससे पूछना चाहता था कि जो सूप आपने हमारे लिए सर्व किया है ये वेजिटेरियन है कि नहीं, ये शाकाहारी है कि नहीं। ये बात कौन बोलते हैं, ये पूरी घटना आप समझिए,
ये महत्वपूर्ण लाइन है। कौन बोलते हैं ये बात? ये बात बोलते हैं टेकन फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी ऑफ MK गांधी। महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी से इसको लिया गया। ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? आत्मकथा। ऑटोबायोग्राफी मीन्स क्या होता है? आत्मकथा, ठीक है ना। उसमें से यह लिया गया है। एक छोटी सी इवेंट, छोटी सी घटना बताता है इस बारे में, और इससे यह भी प्रूफ होता है कि गांधी जी वेजिटेरियन थे। तो चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 इसी से रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है? हु इज़ द नरेटर ऑफ द एबो पैसेज? इस एबो पैसेज के नरेटर कौन है? इस एबो पैसेज के नरेटर कौन है? डेफिनेटली गांधी जी ही तो हैं। गांधी जी की फ्रेंड नहीं है, कोई और दूसरा नहीं है, वेटर भी नहीं है। कौन है? गांधी जी हैं। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। गांधी जी ऑप्शन में है, पहला ऑप्शन है वॉज इंटरेस्टेड इन वेजिटेरियनिज्म ओनली। गांधी जी केवल वेजिटेरियनिज्म पर बिलीव करते थे। अगला इसी में है, दूसरा ऑप्शन है इसमें, सेकेंड ऑप्शन है हैड ऑब्जेक्शन टू मीट ईटिंग। मीट ईटिंग को ऑब्जेक्शन करते थे, अर्थात मांस खाने का वो आपत्ति जताते थे। ओनली ए, बोथ ए एंड बी। बताइए। यस ऑफ कोर्स बोथ ए एंड बी, दोनों सही हो जाएगा इसमें ना। ऑब्जेक्शन भी करते थे और साथ ही साथ वो वेजिटेरियनिज्म भी थे। तो इस प्रकार से ये रहा डियर स्टूडेंट्स 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि मॉडल पेपर 4 के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा है। कल हम लोग फिर से एक नए वीडियो के साथ मॉडल पेपर 5th लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं इसी टाइम फिर से कल। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।